अभी ना mama is going out for some time. You'll be a good girl and you'll play with all your toys and all your blocks. See. Wow, nice, no? Very nice. It's okay, mama आ रही है थोड़ी देर में. आप खेलोगे ना? Okay, सोना? Bye, सोना. जब आपका बच्चा पहली बार मुस्कुराता है तो आप भी साथ ही साथ मुस्कुरा देते हैं। जब वो पहली बार आपकी तरफ कदम बढ़ाता है आप खुशी से झूम उठते हैं। मगर दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब आपके बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, क्योंकि उससे आती है एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन, चोकिंग। जी हाँ दोस्तों, चोकिंग एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है और आज बचपन द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड में हम इस डेंजरस सिचुएशन को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चे को रख सकते हैं सिक्योर। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट्स को वेलकम करते हैं। हमारे आज के पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संतोष कोंडेकर, जो कि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। लेट्स वेलकम हिम। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। और आज की हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं शालिनी अग्रवाल, जो कि जानी मानी सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। लेट्स वेलकम हर। वेलकम शालिनी, वेलकम टू द शो। थैंक्स अभय। शालिनी, आप सेफ बेबी से हैं, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट सेफ्टी कंसर्न कंपनी है बेबीज़ के लिए। यस। चोकिंग एक बहुत ही डेंजरस साइन है और इससे हर माँ बाप क्या, हर डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा डरा रहता है कि ऐसी सिचुएशन ना आए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वेल, आई फील चोकिंग इज़ अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, इसलिए हम एट सेफ बेबी फील प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड ईजियर देन क्योर। क्योंकि जहाँ तक हो सके हमें चोकिंग की सिचुएशन प्रिवेंट करनी चाहिए कि हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ नहीं हो जो बच्चा जिसके ऊपर चोक हो सके जी। एंड हम लोग अपने पेरेंट्स को ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप क्लासेस लीजिए बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न ऑन इन्फेंट CPR एंड चोकिंग थिंग। कि कभी कभी क्या होता है कि कभी स्मॉल चिल्ड्रन, कभी एल्डर सिबलिंग कुछ मुंह में डाल देता है छोटे बच्चे के, एंड ही स्टार्ट्स choking on it. So at that time you should know how to handle the choking situation. So only if you have gone through a training will you know, like in a burn case you know कि अच्छा पानी डाल दो, या you might have some home remedy. But as in choking, hand experience या फिर एक first aid अगर आपको पता हो तो आपको अपने बच्चे को और सिक्योर रखने में आसानी you will होती feel है। much easier. Yeah. Correct. So we feel that prevention is definitely much easier in choking case. ये जो चोकिंग की जो शिकायत है, जब कुछ चीज़ उसके मुंह में अटक जाती है या गले में अटक जाती है या तालू में अटक जाती है, इसकी वजह से होता है। पेपर्स, प्लास्टिक जो इजीली चोकिंग कर सकते हैं, इनको साइज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें होती है जैसे टॉयज़ के पार्ट्स है या नट्स है या कुछ भी चीज़ है जो सीधे विंड पाइप में जा सकती है या फूड पाइप में जा सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में एक सिंपल फर्स्ट एड हर पेरेंट को जानना जरूरी है, जिसको हेमलिक मैनुअल कहा जाता है। समझो आपने किसी बच्चे को देखा है कुछ अंदर चोक हुआ है और बच्चा उसके साथ में रैपिड ब्रीथ करने लगा है, तो तुरंत आपको बच्चे के मुंह में अपनी फिंगर डाल के कुछ अटका है कि नहीं वो देखना है। अगर आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ लगा कि नहीं हमारे सामने इसने नट डाला है मुंह में या कुछ डाला है जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है, तो बच्चे को तुरंत पेट के बल कराइए। अपने थाई के ऊपर भी ले सकते हैं या बच्चे की पीठ अपने पेट को लगा के बच्चे के पेट के ऊपर थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं, या जब थाई के ऊपर लेते हैं तो पीठ के ऊपर थोड़ा सी हल्की सी पैटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी अटका हुआ है बाहर आने में मदद हो जाएगी। शालिनी, हमने जाना कि किस तरह से अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है, सिचुएशन आ जाती है, तो आप किस तरह से इसे टैकल कर सकें, मगर सवाल वहीं का वहीं है, प्रिवेंट कैसे करें चोकिंग को? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन दिव्या, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम लोग आजकल इतनी चीज़ें अपने बच्चों को दे देते हैं खेलने के लिए विदाउट नोइंग कि दिस कुड बी अ हज़ारस थिंग फॉर देम। मोस्ट ऑफ द टॉयज़ अगर आप देखेंगे उस पर लिखा होगा कैन कॉज अ चोकिंग हज़ार्ड फॉर चिल्ड्रन अंडर 3, बट स्टिल हम लोग को लगता है कि अगर हम 4+ के टॉयज़ दें हमारे बच्चों की brain will get develop faster or something. But what parents forget is there is a reason why it has been written 3 years and above. That's true. Because जो भी टॉय अबाउट 1.5 इंच से बड़ा हुआ वो सेफ़ है, पर अगर उससे छोटा हुआ वो डेंजरस है ना। आई डोंट मीन माई पेरेंट्स शुड टेक अ रूलर और सब कुछ मेजर करना शुरू कर दे। देयर इज़ अ वेरी सिंपल इक्विपमेंट इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड विदाउट यू ऑल नोइंग इट, विच यू ऑल कैन यूज़। इट इज़ अ टॉयलेट रोल।
ये एक्चुअली सारे घरों में आजकल दिखता है, नहीं भी दिखता है तो आप जाके बाज़ार से ले लीजिए। और अगर आपके बच्चों का कोई भी खिलौना लाइक बीड्स होते हैं या ये डिटैचेबल टॉयज़ हैं, अगर इसके थ्रू गया और यहाँ आ गया, दैट मीन्स दिस कुड कॉज अ चोकिंग हज़ार्ड फॉर योर चाइल्ड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइक डू दिस चोकिंग ट्यूब टेस्ट ऑन ऑल द टॉयज़। अगर आपके टॉय डिटैच हो जाता है, अगर बीड्स हैं जो आपकी लड़कियाँ पहनती है और डिटैच हो गए, आपके उन कपड़ों में बीड्स लगे हुए हैं which can cause a choking hazard, it's very important not to give those things. Even the food you give to the child, like lychee hai, cherries hai, they are also seeds होते हैं. That's true. No, actually even grapes, because grapes also round and soft. तो हाल बच्चों के मुंह में slip हो जाते हैं and they can cause a choking hazard. Broken parts of the toys. Any broken, so basically anything. अगर कोई toy टूट गया है तो उठा के उसको फेंक दिया जाए. अगर आपके 2 बच्चे हैं जैसे मेरे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो बड़े बच्चों का टॉय है वो छोटे बच्चे नहीं खेलें, या जब खेल रहे हैं आप भी मौजूद हों, या आपके केयर टेकर को बहुत क्लियरली बताया जाए कि ये टॉयज़ इस छोटे बच्चे को नहीं दिया जाए। वो अवेयरनेस लानी है लोगों में कि दीज टॉयज़ कुड बी अ चोकिंग हज़ार्ड। तो इट कुड बी फूड, कॉइन्स अनदर थिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन हॉस्पिटल्स एंड बच्चे खेलते रहते हैं और फिर आप एक्सरे कराओ टू फाइंड वेयर द कॉइन इज़, और पता चलता है कॉइन तो बेड के नीचे ही लुढ़क गया था। तो ये सब चीज़ें बच्चों को दो ही नहीं कि उसका इतना टेंशन बाद में हो। That's true. So it's better that preventing these accidents are far easier. I think prevention is always better than cure. And easier. और easier भी, जैसे कि आपने कहा, आगे complications ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप आज से ही हर चीज़ का ध्यान रखें। दोस्तों, बचपन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं चोकिंग और टीदिंग प्रॉब्लम के बारे में। अब तक हमने जाना कि अगर चोकिंग हो जाती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करें और किस तरह से फर्स्ट एड का उपयोग करें। अब ब्रेक के उस पार हम डिस्कस करेंगे टीदिंग प्रॉब्लम के बारे में। सो कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बचपन, द जर्नी ऑफ चाइल्डहुड। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया चोकिंग के बारे में और अब वक्त है टीदिंग के बारे में डिस्कस करने का। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब बच्चों के दांत निकलने लगते हैं, उन्हें डिसेंट्री हो जाती है या फिर उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। यही नहीं, कई बच्चों को तो पेट में भी बहुत दर्द होता है। आखिर इनके पीछे रीज़न क्या है? आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर, चोकिंग जैसी जो प्रॉब्लम है अक्सर टीदिंग एरा के टाइम पे दिखाई देती है, क्योंकि उस समय बच्चा हर एक चीज़ को अपनी मुंह में डालता है और हर चीज़ को एक्सप्लोर करता है, चाहे वो किसी का हाथ हो, चाहे वो छोटा से छोटा उसका खिलौना क्यों ना हो। ये टीदिंग इतना बड़ा इशू क्यों है? ये जो दांत निकलने का जो प्रोसेस है जिसे हम टीदिंग कहते हैं, अक्सर 6-7 महीने के बाद चालू होता है, 6-7 महीने की उम्र के बाद। लेकिन जैसा हमें लगता है कि 2-3 महीने में ख़त्म होगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दांत एक सीक्वेंस में आते हैं और नॉर्मल जो दूध के दांत होते हैं उसके जाने के बाद परमानेंट दांत आते हैं, वो भी एक सीक्वेंस में आते हैं। तो दांत आने का सीक्वेंस 10 से 18 साल तक भी चालू रह सकता है, क्योंकि हर दांत अपने वक्त पे आता है। तो इसका मतलब है टीदिंग प्रोसेस खाली 2 महीने के लिए नहीं है। तो एक काफ़ी भ्रम हो जाता है कि टीदिंग खाली 2 महीने के लिए ही है या तभी उसी के दौरान उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोगों की एक धारणा है कि जब भी दांत आने लगते हैं तो जुलाब होने लगते हैं। ये जुलाब दांत की वजह से नहीं आते हैं, ये जुलाब या गम्स के स्वेलिंग की वजह से भी नहीं आते। जुलाब होने के लिए जैसा आपने कारण कहा है कि बच्चे जब मुंह में चीज़ें डालते हैं उसकी वजह से जुलाब होने लगते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि दांत आते हैं तो हमें कुछ बच्चे को बहुत दर्द होता होगा या बच्चे को हमें कुछ रक्षक कवच देना चाहिए या हाथ में कुछ काला धागा बांधना चाहिए या और बहुत सारी दांत के लिए टॉनिक्स भी दिए जाते हैं। इनकी भी काफ़ी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टॉनिक्स में काफ़ी तरह का माइल्ड पेन किलर भी हो सकता है, लेकिन इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमें एक ख्याल रखना है कि दांत जब बच्चों को आते हैं तो वे बच्चा दांत में ना खाने वाली चीज़ें कभी ना डालें। न खाने वाली चीज़ें डालने की वजह से बच्चे को इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अगर वो चीज़ें डर्टी है या अगर वो चीज़ें कुछ अटकने वाली है तो बच्चे को चोकिंग एपिसोड्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जब बच्चा खाने वाली चीज़ें डालने लगता है उसमें भी हमें संभल के रहना पड़ता है कि क्योंकि बच्चे के दांत पूरे आए नहीं होते, बच्चे को च्यूइंग क्या है मालूम नहीं होती है। तो इसीलिए बच्चे को खाली हमें ऐसी चीज़ें देनी है कि जिसके पार्ट्स ना हो, जैसे कैरेट हो या मूली हो, जो बच्चों को हम खिलौने की तरफ से टीदिंग के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज प्लास्टिक टॉयज अवेलेबल और टीदिंग डिवाइसेस बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, बट आई थिंक इन्हें स्टेराइल करना भी बहुत ज़रूरी है। यस
So that's why we recommend that habituate the baby for using teethers which are natural, like carrots and mooli, rather than using teethers. So even carrots and moolies, you boil them and use them so that the child will get habituated for a natural taste instead of chewing the plastic all the time. Correct. When the plastic teethers are used, they may fall here and there. Sometimes if they contain fluids, that can also cause poison and other related issues. So it's better to avoid teethers which are made up of plastic or market level, which can carry infection and contamination. Okay. And when the child is having teething, it's better to start with the feeds. That means child is demanding the feeds and we are giving them the teethers per se. बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चे की ईटिंग हैबिट को डेवलप करें, उसका टेस्ट डेवलप करें। और आपने सही कहा कि जब नेचुरल चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम अननेचुरल चीज़ें जैसे प्लास्टिक हो गया या ऐसी कोई भी चीज़ को क्यों बढ़ावा दें? You know, अगर आप कैरेट या मूली कुछ भी दे रहे हैं बच्चे को, you have to make sure, check it from time to time कि वो चिप होने नहीं लगा है, I mean, you know, गलने नहीं लगा है. Correct. Because it could happen that over a period of time when the child is, you know, gumming on it, उसका एक पार्ट निकल भी सकता है, उसके गले में फंस भी It's सकता always है. better habit that whenever you use such teethers, when it drops down, throw it off. Throw it off. Take the next one. Yeah, so Correct. you have to, you know, like ये नहीं कि नहीं, बच्चे दे की दी and सेफ्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं Yeah. है। अगर हम नेचुरल ट्रीडर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनकी भी शेल्फ लाइफ होती है। अब वक्त हो गया है हमारे व्यूअर क्वेश्चन का। आइए जानते हैं कि आज का क्या सवाल है। मेरी 2 साल की लड़की है और उसको शुरू से मतलब कि अंगूठा चूसने की आदत है और दांत जैसे फोफड़ जैसा हो गया है, तो आगे चल के मतलब कि ठीक हो जाएगा कि ऐसा रहेगा, मतलब कितने दिन तक ऐसा रहेगा? आई थिंक ये अक्सर देखा जाता है कि अगर बच्चा थंब सकिंग कर रहा है या तो फिंगर सक कर रहा है तो उसके आगे के जो दांत हैं उनमें गैप्स या फिर उनका जो शेप है वो बिगड़ने लगता है। तो ये जो हमारे व्यूअर हैं इनके सवाल का जवाब क्या होगा? दिस सिचुएशन जो है इन्हें हम बोलते हैं थंब सकिंग। करेक्ट। नॉर्मली टीथिंग के साथ ये प्रोसेस चालू हो सकती है, उसके पहले से भी हो सकती है। 2 साल के कम उम्र के बच्चों में ये प्रोसेस काफ़ी हद तक नॉर्मल कही जाती है, क्योंकि बच्चे को जब भी कुछ मुंह में कुछ चाहिए होता है या खाने के लिए चाहिए होता है, तो जब खाना पास में नहीं होता है और बच्चा डिमांड नहीं कर पाता है तो अपनी उंगली को चूसना पसंद कर देता है। लेकिन ये हैबिट को ब्रेक करना मुश्किल नहीं है, लेकिन पहले से ही हमें उसको ट्रेन करना चाहिए कि जब भी वो थंब सक करने लगता है कि हमें उसको एक फीड देनी चाहिए ताकि वो थंब सकिंग के बारे में ज़्यादा एडिक्टिव ना हो जाए। अगर ये थंब सकिंग जो है 2 साल के ऊपर रहने लगती है तो इसमें हैबिचुएशन हो जाता है, मतलब वो दांत के लिए नहीं लेकिन उसका हैबिट हो गई कि मुंह में अंगूठा रखने की, उसकी वजह से लेने लगता है। तो इसका मतलब हमें बच्चे को काउंसलिंग सेशंस में भेजना पड़ता है, चाइल्ड गार्डन सेंटर में लेके जाके चाइल्ड गार्डन साइकेट्रिस्ट या पीडियाट्रिशियन के साथ में बैठ के पेरेंट्स को और बच्चों और दोनों को काउंसलिंग करनी लेवल पड़ती है। भी आई थिंक इसका लो एस्टीम रहना भी एक रीज़न हो सकता है। थंब सकिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी जानने जरूरी है। थंब सकिंग की वजह से स्किन को इन्फेक्शन हो सकती है, स्किन के ऊपर ऊंस हो सकते हैं, जैसे ये इस मदर ने बताया कि दांत में जो क्लेफ्ट आई है या दोनों दांत सेपरेट हो गए, ये भी हो सकता है। तो जब तक थंब सकिंग रुकेगा नहीं, ये दोनों दांत नॉर्मल जैसे नहीं बिहेव करें और कंटिन्यू थंब सकिंग के साथ परमानेंट टीथ भी डिफॉर्म्ड आएंगे और इनमें इफ़ यू डेंटिस्ट के पास जाके आपको दांतों के लिए अलग से प्रोसीजर करना पड़ सकता है। करेक्ट। आई थिंक आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आप भी एक वर्किंग पेरेंट हैं तो कुछ समय अपने लाडले के लिए निकालिए। आप अपने बच्चे को समझिए और उसे समझाइए। अगर फिर भी ये आदत नहीं छूटती तो एक काउंसलिंग सेशन के लिए जाइए, क्योंकि आपके नन्हे का ये आदत को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके यही आदत उसे लो एस्टीम भी दे सकती है। आई थिंक ये तो टीथिंग की प्रॉब्लम हो गई और हमने अंगूठा चूसने के बारे में या जैसे थंब सकिंग बोलते हैं उस प्रॉब्लम को भी टच कर लिया। डॉक्टर, एक सवाल आपके लिए। अक्सर कहा जाता है कि डेंटल केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और डेंटल हाइजीन रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बच्चों में ये किस तरह से फॉलो किया जाए? Dental care is a part of oral care. So oral care ultimately is more important for all the kids. Correct. Because mouth is the entry for everything. Entry for every infection, every food particles which may be carry infections, and things can get stuck in the corners of the mouth, around the tonsils, around the teeth, around the tongue, anywhere, and they can cause local problems. जो मुंह में जो चीज़ें जाती है, हर चीज़ पेट से नीचे जाना भी जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो है जैसे ऑर्गेनिज्म्स है जो रास्ते में इन्फेक्शन कर सकते हैं, जैसे दांतों का इन्फेक्शन हो, टंग पे इन्फेक्शन हो, चीक के ग्लैंड पे हो, ये सब इन्फेक्शंस जो है कभी भी किसी भी हद तक सीरियस बन सकते हैं, क्योंकि
ब्रीदिंग का एंट्री भी बाजू में होता है। अगर उसके इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी तकलीफ हुई तो बच्चे को ब्रीदिंग में भी शिकायतें हो सकती है, बुखार भी आ सकता है। तो इस बारे में ओरल हाइजीन लेना काफ़ी ज़रूरी है। छोटे बच्चों में ओरल हाइजीन के बारे में हम ज़्यादा एडवाइस नहीं कर पाते हैं जो बच्चे 8 महीने के या 10 महीने के नीचे हैं, क्योंकि उनमें ब्रेस्ट फीडिंग जो है टोटली स्टेराइल फ्लूइड है और एंटीसेप्टिक के जैसा काम करता है। करेक्ट। तो दोज बेबीज हु आर ब्रेस्ट फेड, वी डू नॉट फोर्सिबली इंसिस्ट पेरेंट्स कि आप बच्चे के मुंह में उंगली डाल के देखो या नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग लेता है 8-9 मंथ्स तक कुछ नहीं करना। जब बच्चे के दांत आने लगते हैं तो दांतों का केयर लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को बाइट करने लगते हैं। करेक्ट। जिसकी वजह से इन्फेक्शन वगैरह दांतों के ऊपर जमती है, क्लासिकली टार्टर जमती है या बच्चों को कैरीज जैसी शिकायतें होने लगती है। इसके लिए सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। किसी भी फीड के बाद, किसी भी खाने के बाद, भले ही वो चॉकलेट हो या बिस्किट हो या चाय हो या केला हो, किसी भी खाने के बाद पानी पीना है। पानी पीने से क्या होगा, जो भी मुंह में चीज़ें अटकती है वो निकल जाएगी। अगर 3 साल का ऊपर का बच्चा है जो गार्गल करना भी सीख सकता है, किसी भी खाने के बाद गार्गल कराने की आदत डाल दीजिए ताकि दांतों के कॉर्नर में कुछ अटका हुआ नहीं रहेगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है जिसके ऊपर सब लोग स्ट्रेस करते हैं वो है ब्रशिंग। ब्रशिंग जो है बेसिकली वो जो ब्रशिंग का फैक्टर है दांतों को और गम्स को क्लीन रखने के लिए है। तो दांतों का शेप जो है आप देखा जाए तो इन्वर्टेड यू शेप हो जाता है। करेक्ट। तो दांतों के काफ़ी सारे साइड्स होते हैं। इसके लिए बच्चों को ब्रशिंग एक गेम की तरह से इंट्रोड्यूस करना है, ना कि एक कंपल्शन की तरह। करेक्ट। तो जब कोई भी पेरेंट बच्चे के साथ में ब्रश करने लगता है मिरर में देख के, तो बच्चा भी उनका मिमिक करने लगता है और उसके साथ आप कंपटीशन लगा सकते हो कि अप एंड डाउन, इन एंड आउट, राइट एंड लेफ्ट। You have to follow this 6 rules. आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया कि बच्चे को अगर आप कुछ कंपल्शन बोलेंगे तो वो उस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और शालिनी जी ने जैसे पहले कहा है कि बच्चे बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखकर ही चीज़ों को सीखते हैं और जानते हैं कि अगर पेरेंट्स हाइजीनिक हैं तो बच्चा भी आगे जाके हाइजीनिक होगा। सही आदत सही उम्र में डालना बहुत ज़रूरी है। और आपने जो सारी जानकारियाँ हमें आज दी उसके लिए हमारे जितने व्यूअर्स हैं और जितने पेरेंट्स व्यूअर हैं वो आपको ज़रूर थैंक यू बोल रहे होंगे। एंड ऑन देयर बिहाफ आई नीड टू से यू थैंक यू। थैंक्स दिव्या। दोस्तों, आज हमने जाना कि डेंटल केयर कितनी इम्पॉर्टेंट है और ओरल केयर कितनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे की जिम्मेदारी आप पर है। तो सही नॉलेज आपको देना ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को सही टाइम पर ओरल हाइजीन के बारे में बताइए, सही आदतों के बारे में बताइए। मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 119999, आज़ाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पे। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। आपके बच्चे के लिए आप होते हैं रोल मॉडल, तो सही आदत डालना सही एज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही आदत डालेंगे तभी आपका बच्चा बड़े होकर सही इंसान बनेगा, उसे हाइजीन के बारे में सही नॉलेज होगी। बस इसी एक छोटी सी टिप के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। हम मिलेंगे आने वाले बचपन के एपिसोड्स में और कई जानकारियों के साथ में। टिल देन आप अपने नन्हे का और आपका ख्याल रखें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।